तो बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट में थे, माइनर्स, कोफैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े, रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये बताया आपको कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जाते हैं तो हम उसे एक्सपेंड करते, थ्रू एक्सपेंशन जाते, चाहे किसी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग। लेकिन आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझें कि प्रॉपर्टीज से होगा क्या। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेने से किसी भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालने की प्रक्रिया है ना, वो सरल हो जाता, सहज हो जाता, आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, जब किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 के बराबर हो जाते तो उसका वैल्यू निकालना सहज हो जाता, सरल हो जाता। सुविधा से हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए पहले आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या कोई दिक्कत? अब सवाल उठ खड़ा होता कि प्रॉपर्टीज में जो हम जाएंगे, ठीक है, तो वहां कुछ सिंबल्स आते हैं, ठीक है, जिसको समझ लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि कहीं ये डिटर्मिनेंट आपके सामने है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, है ना। अब एक बात बता, ये जो डिटर्मिनेंट है इसे मैं यूं लिख लेता, A1, A2, A3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2, C3 मैंने लिखा। तो ये जो मैंने लिखा, यदि देखो अब ये दोनों बराबर होंगे कि क्या होंगे, मैं इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। यहां मैंने क्या किया, तो आप जानते हो कि देखो फर्स्ट जो रो इसका है यहां फर्स्ट कॉलम में आ गया, फिर देखो सेकंड, थर्ड में आ गया। इसका मतलब इसके रोज और कॉलम्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। रोज करस्पॉन्डिंग किस में चले गए, कॉलम में चले गए, और कॉलम क्या हुए, करस्पॉन्डिंग रो में चले गए, ठीक है। तो अब ये इसी तरह मान लीजिए कहीं ऐसा आ जाएगा जैसे A1, या यही है कि ये जैसे है, मैं इसको मिटा देता, ठीक है। मैंने ऐसा किया कि यहाँ B1, B2, B3 कर लिया, A1, A2, A3 कर दिया, C1, C2, C3। अब देखो मैंने इसी डिटर्मिनेंट में क्या किया, R1 और R2 का स्थान क्या किए, बदल दिए, परस्पर स्थान बदल दिए, जिसको क्या बोलोगे, इंटरचेंज। अर्थात मैं R1 को कहाँ ला रहा, R1 को ले आया R2 की जगह। यहाँ देखो
R2 जो है वो कहाँ चला गया, R1। अब ऐसा मत बोलना कि अब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मैं इसके बारे में अभी नहीं बोल रहा, आगे बोलूँगा। मैं ये बता रहा कि अगर मैं कहीं ये डिटर्मिनेंट मेरे सामने है और मैं ये लिखने जा रहा तो ये क्या कहलाएगा, है कि हम R1 और R2 को क्या करने जा रहे हैं, इंटरचेंज करने जा रहे हैं, जिसको सिंबल यूं लिखेंगे। ये देखो, ये इसका मतलब होगा R1 और R2 क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, अर्थात परस्पर स्थान क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कौन कौन, R1 और R2, ठीक है। ठीक इसी तरह कॉलम में भी हो सकता है। जैसे मान लो ये है और मैं कहीं ऐसा कर दूं A1 B1 C1, अब मैं यहाँ कर दूं A3 B3 C3 A2 B2 C2, ठीक है। इसमें मैं कर रहा है, इसको भूल जाओ आप, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब मैंने यहाँ क्या किया, देखो तो, यहाँ देखो, ये जो इसका थर्ड कॉलम है वो कहाँ आ गया, यहाँ सेकंड कॉलम के जगह, और सेकंड कॉलम यहाँ कहाँ चला गया, थर्ड कॉलम के जगह। तो यहाँ मैंने किसको इंटरचेंज किया, बोलो, कॉलम्स को कॉलम से किया, वो किसको, C2 और C3। तो इसमें क्या मैं लिखने जा रहा कि C2 और ये C3, क्या कोई दिक्कत, तो ये सिंबल हुआ। तो जब मैं यहाँ से ऐसा करने जाऊँगा, अगर इस रूप में डिटर्मिनेंट है, इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट है, और उसे मैं इस तरह लिखूंगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, C2 और C3 को, अर्थात सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में क्या किया, इंटरचेंज किया, परस्पर स्थान बदल दिया। किसको, फिर ध्यान से सुनेंगे, सॉरी मैंने रो कॉलम बोल दिया था, वो रो कॉलम वाला पहले हो गया। यहाँ मैंने कहा कि C2 अर्थात सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। क्या कोई दिक्कत, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी तो होगा कि ये डिटर्मिनेंट आपके सामने है, ठीक। अब इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, A1 प्लस MB1, A2 प्लस MB2, और फिर A3 प्लस MB3, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ध्यान दोगे भाई, अब ये मत बोलना कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मैं इसके बारे में नहीं बताने जा रहा। मैं सिर्फ ये बताना आगे कि अब यदि मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है और मैं अगर इसको इस तरह व्यक्त करूं, इस तरह लिखूं, तो मैं क्या कर रहा, मैं क्या करने जा रहा, मैं क्या किया यहां। तो देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है, सपोज करो डेल्टा, इसमें सेकेंड रो में जितने एलिमेंट हैं, सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट्स को मैंने नंबर किससे, m से गुना करके फर्स्ट रो के संगत एलिमेंट में क्या किया, जोड़ दिया। फर्स्ट रो के संगत एलिमेंट में जोड़ दिया। देखो तो, देखो यहां A1 MB1, फिर A2 प्लस MB2, फिर क्या A3 प्लस MB3। अब फिर ऐसा नहीं कि B1 B2 हट गया, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, क्या कोई दिक्कत। तो यहां मैं इसे कैसे बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा, अगर मैं इस रूप से इस रूप में डिटर्मिनेंट को ले जाऊं। अब फिर देखो, बार बार मैं कहता, अब दोनों के वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, मैं इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बोल रहा कि अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं इस रूप में लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं लिखूंगा R1 प्लस
Mr2। क्या सिंबल हुआ? मैं क्या कर रहा सो बोलो R1। क्या हो रहा है कि R1 के एलिमेंट्स में R2 के संगत एलिमेंट को किससे? M से गुणा करके क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। तो R1 ये सिंबल हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कि यदि मैं कहीं तुमसे ऐसा कह दूं कि भैया ये डेल्टा है और यहां ये ऑपरेशन लाके दिखाओ। कौन सा ऑपरेशन लाके दिखाओ भाई? तो C1 प्लस XC2 प्लस YC3। मैं कह दूं कि ये ऑपरेशन जो है ये लगाओ। अब तुम कहोगे कि लगाने के बाद होगा क्या? अभी ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन डाल दूं तो फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैं ये बोलने जा रहा। तो देखो मैंने लिखा कि C1, तो C1 ये हुआ। तो C1 के एलिमेंट ये A1 B1 C1 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा, तो C2 के एलिमेंट्स को X से, C2 के प्रत्येक एलिमेंट को X से मैं गुणा करूंगा और C3 के प्रत्येक एलिमेंट्स को किससे? Y से। तब मैं संगत C1 अर्थात फर्स्ट कॉलम की संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अर्थात ये कैसा हो जाएगा? अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? जरा ठीक से देखो क्या लिखूंगा मैं। A1 प्लस XA2 प्लस YA3, फिर क्या होगा? B1 प्लस XB2 प्लस YB3, फिर क्या होगा? तो C1 प्लस XC2 प्लस YC3। और ऐसा नहीं कि अब ये समाप्त, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। A2 B2 C2 वही सेकेंड कॉलम रह गया। अब फिर A3 B3 और C3 ये रह गया। हाँ, अर्थात मैंने इस डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लाया तो ऐसा बन जाएगा। अब सुन, फिर बात कह देते हैं कि अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे, लेकिन क्यों होंगे, नहीं होंगे, कब बदलेंगे, बहुत सारी बात है। तो मैं सिंबल्स के बारे में बताया। बच्चे इसी को नहीं समझते, क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ सम सिंबल्स जो है वो आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आपको लिख देता, सम सिंबल्स। अब ध्यान दोगे, मैं लिख दिया RI RJ। अब आप क्या समझे इसका मतलब बताओ तो? कि इंटरचेंज कर रहे हैं हम, परस्पर स्थान बदल रहे हैं। किसका? ith रो और jth रो का, ठीक है। हाँ, ये क्या हुआ? सिंबल हुआ। जो सिंबल क्या बता रहा है? क्या? कि वी इंटरचेंज द ith एंड jth रो, ith रो एंड jth रो। अब यहां ध्यान देंगे सेकेंड, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका क्या मतलब होगा? कि मैं किसको? ith कॉलम और jth कॉलम को मैं क्या कर रहा? परस्पर बदल रहा, ठीक है। फिर तीसरा, यदि मैं कहीं ऐसा कर दूं कि CI प्लस XCJ, इसका क्या मतलब हुआ? कि ith कॉलम के एलिमेंट्स में, ठीक है, jth कॉलम का जो एलिमेंट है प्रत्येक को किससे? x से गुणा करके मैंने क्या किया? जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया? ith कॉलम के एलिमेंट में। इसी तरह रो में भी होगा कि अगर मैं कह दूं RI, क्या? RI
प्लस कितना, प्लस एक्स आर जे होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं कर दूं आर आई एम आर आई प्लस एन आर जे। इसका मतलब क्या हुआ? सो पहले बताओ कि ith रो जो है उसके प्रत्येक एलिमेंट को m से गुना कर रहे हैं और तब उसमें jth कॉलम के जो एलिमेंट हैं संगत, उसको किससे, m से गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? तो ये सिंबल्स आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे कहां, प्रॉपर्टीज में। याद रहेगा ये सब? ठीक है। अब पहला प्रॉपर्टी है आपका, पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अर्थात हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब ध्यान देना है, P1 मीन्स पहला प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है कि ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपका क्या है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए कि यदि कोई डिटरमिनेंट है जिसमें एलिमेंट्स A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये डिटरमिनेंट है आपका। ठीक है, इसमें यदि मैं रोस और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, अर्थात रो संगत कॉलम में चले जाएंगे, तो दूसरी ओर खुद ब खुद बोलना भी नहीं है, अब कॉलम किस में आ जाएंगे, रो में आ जाएंगे। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अपरिवर्तित रहता, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। अर्थात किसी भी डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से उसका वैल्यू अपरिवर्तित रहता। अर्थात मैं पहला ये लिखूंगा कि ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया? बोल देखो तो, पहला रो है फर्स्ट रो, यहाँ फर्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। अब फिर दूसरी ओर अब देखो तो क्या होगा? तो इसका जैसे मान लो कि ये पहला क्या है, पहला कॉलम है, तो देखो पहला रो हो गया। हाँ? दूसरा कॉलम है, तो देखो यहाँ दूसरा रो। तीसरा कॉलम है, देखो तीसरा रो हो गया। इसका मतलब इसको हम किस नाम से जानेंगे? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अर्थात किसी भी डिटरमिनेंट में अगर रोज और कॉलम्स को मैं इंटरचेंज कर दूं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है आपका है, देखो स्विच वर्ड जानते हो? क्या? SWITCH, स्विच। अरे भाई, बिजली का भी स्विच जानते होगे तुम लोग, लेकिन इसका मतलब, स्विच का मतलब अदला बदली भी होता है। क्या होता है? अदला बदली। ठीक है, तो यहां मैं
दूसरा लिखने जा रहा स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो, यदि डिटर्मिनेंट में दो रोस या कह दो दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, अर्थात इफ वी इंटरचेंज any two rows or columns in a determinant, तो यार याद रखना, जैसे यहां वैल्यू बराबर रहा वहां नहीं रहता, वहां साइन चेंज कर जाता। क्या चेंज कर जाता? साइन चेंज कर जाता। अर्थात अगर जैसे मैं यहां पे आपको यही A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है। अब मैं यहां ध्यान दोगे, ये R1 और R2 है ना, दोनों को मैं क्या करने जा रहा? इंटरचेंज करने जा रहा, ठीक है। तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहां B1, B2, B3, यहां A1, A2, A3, C1, C2, C3 अपने जगह पे ही रहेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन ये तो मैंने क्या किया, यहां क्या कह रहा है? एनी टू, अर्थात इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा? तो उसका साइन क्या होगा? चेंज कर जाएगा। अर्थात अगर यहां देख रहे हो, यहां क्या लगा दिए? माइनस। अब ऐसा भी हो सकता कि जैसे मान लीजिए कि कहीं हम दे दें एक्स वाई जेड एल एम एन अब पी क्यू आर, नहीं, अब मैं ऐसा लिख रहा कि वाई एम क्यू, ठीक है, और एक्स एल पी और क्या जेड एन आर। मैंने क्या किया देखो, तो मैंने फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को क्या किया? इंटरचेंज किया, अदला बदली कर दिया। इसीलिए इसको कहा जाता स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां माइनस आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? इसका मतलब यदि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, मान लो, सपोज करो, यदि उस डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रोस या कॉलम्स को मैं क्या करूं? इंटरचेंज कर दूं, अदला बदली कर दूं, तो नई जो डिटर्मिनेंट मिलेगी इंटरचेंज करने के बाद डेफिनेटली माइनस डेल्टा होगा। क्या होगा? माइनस डेल्टा होगा। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं पुनः आगे चल रहा। अब है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड P3, ठीक है। ये P3 आपका है रेपिटेशन। क्या लिखा मैंने? रेपिटेशन प्रॉपर्टी। रेपिटेशन प्रॉपर्टी, ध्यान दें। रेपिटेशन का मतलब समझते हो? अर्थात यहां मैं ये कहने जा रहा कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोस या कह दो दो कॉलम्स परस्पर आपस में क्या हो? समान हो,
आइडेंटिकल हों, समान हों। अब समान कब कहलाएंगे? तो जैसे मान लो कि मैं कह दूं 2 3 4 7 9 10 2 3 4। अब यहां देखो, ये R1 है और ये क्या है? R3 है। तो देखो ये R1 और R3 यहां क्या है? आइडेंटिकल हैं, क्योंकि देखो संगत एलिमेंट बराबर है। समझ रहे हो? तो जब किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होते ना, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता यार। उसका वैल्यू 0 होगा, वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हो कैसे? तो देखो जैसे यही है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड करो, इसके अलोंग बोलो। यहाँ माइनस पहले 7 लोगे, क्योंकि चिन्ह क्या होगा यहाँ माइनस, और फिर ये और ये जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 3 4 4। बोलो ये क्या होगा? 12 माइनस 12, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर क्या होगा? बोलो 9। देख रहे हो इसके अलोंग? तो ये क्या होगा? बोलो ये और ये गए, कितना आ जाएगा? सो बोलो 2 2 4 8। फिर देखो कितना हुआ, सॉरी यहाँ कितना 4। अब ये कितना होगा? सो देखो ये भी कितना होगा? 8 - 8 होगा, ये भी 0 हो गया। अब फिर यदि आप -10 लोगे, क्योंकि सेकेंड रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, याद करो, तो ये और ये चला गया, तो क्या बचेगा? 2 3 2 3। देखो ये भी 0, इसका मतलब -7 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 -10 मल्टीप्लाइड बाई 0, टोटल वैल्यू क्या होगा? बोलो 0 होगा। अर्थात इसको हम कहते हैं क्या? रिपीटेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? रिपीटेशन प्रॉपर्टी। अर्थात रिपीटेशन प्रॉपर्टी का मतलब है डिटर्मिनेंट के यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में टू रोज और कॉलम्स यदि आइडेंटिकल हों, समान हों, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं कर दूँ A1 B1 C1, अब फिर मैं कर दिया A1 B1 C1, अब फिर मैं यहाँ A2 B2 और C2 डाला, क्या होगा? बोलो वैल्यू 0 होगा? नहीं होगा। यहीं पर मैं कर दूं ऐसे A1 A2 A3, अब फिर मैंने डाला A1 A2 A3, अब फिर मैंने डाला B1 B2 B3। ठीक है? तो बोलो क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ ये दोनों आइडेंटिकल, ध्यान दोगे? यहाँ सॉरी यहाँ कौन है? ये फर्स्ट रो R1 और R2 क्या है? आइडेंटिकल है, वैल्यू 0 होगा। और यहाँ देखो यहाँ क्या है? C1 और C2 आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? रिपीटिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि टू रोज और कॉलम्स क्या हो? आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी P4। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ठीक है? अब ये क्या चीज है? तो जरा ठीक से देखो। पहली बात यहां आ जाओ, अभी हम अलग चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट। ठीक है? मैं इसके पहले रो मीन्स R1 के प्रत्येक एलिमेंट्स को स्केलर K से
क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि इसको लिखेंगे हम R1 के R1। इसका मतलब R1 में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से प्रत्येक को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा, K से। तो इसका चेहरा क्या होगा, तो KA1, KB1, KC1 और फिर A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब ध्यान देने की बात है, मैट्रिक्स में जैसे आप थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते थे तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट रहते थे प्रत्येक को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेता था। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने यहां इस डिटर्मिनेंट को मान लो कि ये डेल्टा है, इसको मैं किससे डिनोट किया, डेल्टा 1 से। ठीक है, तो पहली बात ये बताओ हमें कि मैंने डेल्टा में क्या किया कि हमें डेल्टा 1 प्राप्त हो गया। तो आप सिंपल बात कह सकते कि मैंने किसको, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट्स को स्केलर नंबर किससे, नंबर K से क्या किया, गुना कर दिया है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट मिल गया। तो देखो इस दोनों का जो वैल्यू किसका, ये डेल्टा और डेल्टा 1 जो है इसमें क्या होगा, तो आप डेल्टा 1 बराबर के डेल्टा, बात समझ गए। अर्थात डेल्टा 1 का वैल्यू जो है वो किसके, डेल्टा के वैल्यू का कितना गुना हो जाएगा, K टाइम्स K डेल्टा हो जाएगा। अब ये मैंने किस में किया बोलो, कि ये मैंने फर्स्ट रो में किया। अगर मैं सेकेंड रो में भी केवल करूं, केवल सेकेंड रो में किसी, जैसे यहां मैं ऐसा कर दूं डेल्टा 2 बराबर A1, B1, C1, KA2, KB2, KC2 और A3, B3, C3। तो अब भी यहां यही रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, तो डेल्टा 2 इक्वल्स K डेल्टा ही होगा। अगर मैं यहां थर्ड में कर लूं तो भी ऐसा ही होगा। नहीं बात समझ गए, लेकिन सब में करेंगे तो फिर अलग बात हो जाएगी, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। इसका मतलब है कि आप इस प्रॉपर्टी को, ये जो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी मैंने लिखा, आप इसको अलग अलग किताब में क्या, कि कहीं होगा कि अगर कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा है जिसके किसी भी एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को यदि स्केलर K से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त नई जो डिटर्मिनेंट है, न्यू डिटर्मिनेंट जो डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 का वैल्यू K डेल्टा होगा। क्या होगा, K डेल्टा होगा। क्या कोई दिक्कत? या आप ऐसे भी कह सकते हो कि भैया अगर ये जैसे मान लो कि KA1 है, KB1 है, KC1 है, A2 है, B2 है, C2 है, फिर A3 है, B3 है, C3 है। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसके फर्स्ट रो में कौन सा कॉमन फैक्टर मिल रहा? कॉमन फैक्टर क्या है? देखो तो फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट के साथ देखो K, तो आप इसको K को बाहर करके, डिटर्मिनेंट से बाहर करके यहाँ A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 लिख सकते हो। दोनों एक ही बात हुआ यार, दोनों में क्या अंतर है क्या? अब देखो कि अगर इसका वैल्यू डेल्टा तुम मानते हो और इसका वैल्यू क्या मानते हो, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 बराबर K डेल्टा। नहीं समझ गए तो अलग अलग राइटर की किताब में जाओगे तो अलग अलग भाषा में लिखे, लेकिन मीनिंग क्या है, क्या इसको समझे या कि नहीं? इसका मतलब मैं सीधे लिख देता यहाँ कि डेल्टा बराबर, ध्यान दोगे यहाँ, या ऐसे मैं लिख देता कि KA1,
B1 के C1, फिर यहाँ क्या A2 B2 और C2, फिर A3 B3 C3 बराबर। पहले ये पूरा में यहाँ क्या है कि कितना होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 में लिख सकता। अब प्रॉब्लम में नहीं जाना यार, प्रॉब्लम में नहीं जाना। क्या प्रॉब्लम में नहीं जाना? तो यदि मान लो कि जैसे, अब यहां ध्यान दोगे प्रॉपर्टी यही है, इसका मतलब क्या कि यदि किसी डिटरमिनेंट, देखो जैसे समझोगे अलग अलग राइटर की किताब में अलग अलग बात होगी। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट्स या कॉलम के सभी एलिमेंट में कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो मैं उसको कहां बाहर में लगा लूंगा, ठीक है। या आप कह दो कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को नहीं किसी स्केलर से मैं क्या कर दूं, गुना कर दूं, तो नई जो डिटरमिनेंट होगी उसका वैल्यू ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट है उसका k टाइम्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आप जैसे समझो, बात एक सी है। अब मैं एक अलग बात कह रहा, क्या? तो यदि मान लो कि यदि मैं ऐसा कर दूं के A1, जरा ध्यान देंगे, के B1, ध्यान दे रहे हो, के C1, फिर के A2, के B2, के C2, ध्यान दोगे, के A3, के B3, के C3। ये अब देखो यहां क्या है, पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट में भी के कॉमन फैक्टर निकल रहा है, दूसरे में भी, तीसरे में, भैया कॉलम में भी कह सकते हो, कॉलम में भी कह सकते हो। तो यहां जो कॉमन फैक्टर निकालोगे या तो तीनों रो से निकाल लो, तो के की संख्या के क्या होगी, के क्यू आ जाएगा, फर्स्ट रो से के, सेकेंड रो से के, थर्ड, या कॉलम से निकाल लो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, बोलो, के क्यू, अब फिर यहां क्या लिखोगे, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3 लिखोगे। नहीं समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये एक नई चीज हमें दे देगा। क्या नई चीज दे देगा? क्या नई चीज दे देगा? तो यहां नई चीज मिलने जा रहा है कि मैं ऐसा लिख सकता, ध्यान दोगे, मैं लिख सकता यहां नोट में कि इफ A is a square matrix, and K is a scalar, K is a क्या? A scalar, then के ए का जो डिटरमिनेंट होगा, ध्यान दोगे, के ए का डिटरमिनेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, के क्या है? स्केलर है, तो यहां ये हो जाएंगे के टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप कहोगे n क्या है? तो ए का ऑर्डर है, व्हेयर ऑर्डर ऑफ ए इज क्या? n बाय n। वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज क्या? n बाय n भी लिख सकते हैं, या केवल n भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, n बाय n भी चलेगा। वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज क्या? n। अर्थात मैं इसको ऐसे भी कह सकता, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड के इज ए स्केलर, देन इतना। मैं ऐसे भी इसको लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बात समझ रहे हो कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना n, के इज ए स्केलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं ऐसे भी लिख सकता, या नीचे में मैं लिख दिया वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज n, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कोई दिक्कत। अब सवाल आता है कि अब आपके दिमाग में ऐसा ये क्यों, तो जैसे सपोज करो जैसे ये देखो A1, या सिंपल ले लो ABCD, ऑर्डर 2 में है ना, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, AD माइनस क्या होगा, AD माइनस BC होगा, कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे क्या हो जाएगा, ABCD, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत ये डिटर्मिनेंट हुआ। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, तो यहाँ पर मैं KA, KB, फिर KC, मैं KD कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स को A से डिनोट करूँगा तो इसे मैं किससे डिनोट करूँगा बोलो, KA से, नहीं होगा। तो अब एक बात बताओ कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ K का जो वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सो बोलो कितना होगा, KA, KB, KC, KD। अब ये क्या लिखे जाएंगे, K स्क्वायर AD, फिर क्या होगा माइनस K स्क्वायर BC। तो ये क्या निकल के आ गया बोलो, क्या आ गया, K स्क्वायर और AD माइनस BC आ गया, जो क्या है इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू आ गया। यहाँ क्या आया, K स्क्वायर आने का मतलब चूंकि यह क्या है, A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, इसलिए। और अगर ऑर्डर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, सो बोलो। तो इसका मतलब इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड K इज ए स्केलर, देन इतना बराबर इतना, वेयर ऑर्डर ऑफ A इज कितना n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, प्रॉपर्टी में अभी बहुत बाकी है।